हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एमएपीसी सेकंड ईयर। आज हम 10th टॉपिक आपका जो फर्स्ट पेपर है उससे ले रहे हैं। फर्स्ट पेपर यानी एमपीसीई 011 जिसका कोड है, साइकोपैथोलॉजी जिसका नाम है, इसके इजी नोट्स को हम कवर कर रहे हैं। और इजी नोट्स में प्रीवियस 9 टॉपिक्स को आप प्रीवियस 2 वीडियोज में कवर कर चुके हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ये अभी सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट मिनट में भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप एक दिन पहले ये वीडियोस देख रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के, तो भी ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने हैं। आपके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। आज हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ और डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ डिसऑर्डर्स कवर किए थे और एटियोलॉजी एंड सिम्टम्स ऑफ फोबिक डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत रहेगी कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स से, 2-3 एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद हम और फर्दर चलते चले जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इजी नोट्स परचेज नहीं किए हैं और आप उनको प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हमसे पीडीएफ रिसीव करके उनको प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई कर सकें। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी तो आपको यही मेथड फॉलो करना चाहिए, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप स्क्रीन से पढ़ना चाहते हैं, वीडियोस की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो भी ये वीडियोस का एक्सप्लेनेशन आपके लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पर भी वही नोट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे। चलिए, तो एटियोलॉजी एंड सिम्टम्स ऑफ फोबिक डिसऑर्डर से शुरुआत करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में इस जो आपका पेपर है एमपीसी 011 इसमें दिया गया है। पहला यहाँ पे डिसऑर्डर आपके सामने फोबिक है आज के वीडियो में। एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज। एटियोलॉजी एंड सिम्टम्स, एटियोलॉजी एंड इसमें कोई भी चीज जोड़ देंगे, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है। और 10 मार्कर में भी आता है, इसके अलावा 6 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वहां पे आपको आंसर कैसे लिखना होगा वो पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे वर्ड लिमिट के साथ दिया ही हुआ है। फोबिक डिसऑर्डर जो है, जिसको हम स्पेसिफिक फोबिया भी कहते हैं, ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अब फोबिया पे जाने से पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर को समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके मेजर सिम्टम्स में एंग्जाइटी नजर आती है। एक्सट्रीम लेवल की हो सकती है, लोअर लेवल की हो सकती है, डिग्री कम या ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ एंग्जाइटी के बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स को ये इंक्लूड करती है जिसकी वजह से पर्सन अपनी डेली लाइफ, नॉर्मल लाइफ को जी नहीं पाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें एक फोबिक डिसऑर्डर इसका एक टाइप है। ये भी ध्यान रखिए कि फोबिक डिसऑर्डर जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है। और भी डिफरेंट आते हैं, पैनिक डिसऑर्डर है, पीटीएसडी है, बहुत सारे डिसऑर्डर है जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो ये उसका एक टाइप है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव परसिस्टेंट फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी दैट इज टिपिकली आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल थ्रेट, ऐसा फील होता है पर्सन को। एक चीज और बताऊं मैं आपको कि ये जो स्पेसिफिक फोबिया लिखा हुआ है, ये फोबिक डिसऑर्डर को इन जनरल कहा जा रहा है। जिसको हाइट से फोबिया होता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, तो वो अलग अलग तरीके से, एक्वाफोबिया, एगोराफोबिया, बहुत सारे टाइप के फोबियाज होते हैं, अनलिमिटेड टाइप ऑफ फोबियाज होते हैं। तो इसी वजह से स्पेसिफिक इसलिए कह दिया जाता है कि जिस फोबिया के टाइप का आपको एग्जैक्ट नाम नहीं पता, आप उसको स्पेसिफिक फोबिया कह सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, ये होता है। अब यहाँ पे पर्सन जो होता है उसके अंदर एक इरेशनल फियर होता है। फोबिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर सिम्टम क्या है? इरेशनल फियर। इरेशनल फियर का मतलब होता है ऐसा डर जो जिसका रैशनल वैल्यू हमें नहीं पता, वो कितना सही है कितना गलत है। रैशनल वर्ड जो है वो रेशियो से बना है, तो रेशियो का मतलब हो गया समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, समथिंग आउट ऑफ समथिंग। तो हमें नहीं पता कि हम जो फियर फील कर रहे हैं वो एक्चुअल में होना भी चाहिए या नहीं। इरेशनल फियर पर्सन को फील होता है, ये सबसे मेजर सिम्टम इसका होता है। दिस फियर लीड्स टू अवॉइडेंस बिहेवियर एंड सिग्निफिकेंट डिस्टेंस और इम्पेयरमेंट इन डेली फंक्शनिंग, जिसकी वजह से पर्सन को प्रॉब्लम होती है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ फोबिक डिसऑर्डर इज मल्टीफैक्टोरियल इन्वॉल्विंग जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब एक एक करके इन कॉजेज को पढ़ेंगे क्योंकि कॉजेज ही पूछे गए हैं, एटियोलॉजी पूछी गई है तो वो कॉजेज को ही कहते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और भी हैं आगे। जेनेटिक फैक्टर में हम देखेंगे कि जो ये चीजें जेनेटिकली भी पास ऑन होती हैं, तब ये जेनेटिक फैक्टर बन जाती हैं। जेनेटिक रीजन जब भी होगा एक ही वजह होगी किसी भी डिसऑर्डर में, तो उसमें कुछ और नई बात तो हमें लिखना नहीं है। कि रिसर्च सजेस्ट दैट फोबियाज हैव अ जेनेटिक कंपोनेंट मीनिंग दे कैन रन इन फैमिलीज। कोई भी इशू हो, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर हो, नॉर्मेलिटी हो, डिसीज हो, वो अगर फैमिलीज में रन कर रही है, जेनेटिकली पास ऑन हो रही है, तो वो जेनेटिक कॉज होता है। Studies show that individuals with a first degree relative who has a phobic disorder are more likely to develop one themselves. एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकते हैं फोबिया के? किसी के पास ऐसा कोई अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस जिसकी वजह से उसे प्रेजेंट में उस चीज से डर लगता है। इसके बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं, पर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे जरूर दूंगी आपको कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को कभी किसी पेट ने काट लिया,
किसी दूसरे के पेट ने काट लिया, एनिमल ने या डॉग ने या किसी ने भी, तो अब क्या होगा, जब वो किसी डॉग को देखेगा, किसी पेट को देखेगा, तो उसको फोबिया फील होगा। तो ये अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से भी होते हैं, और ऐसा होता ही है सभी के साथ में। अगर ऐसा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किसी के पास है तो उसको फोबिया हो सकता है। अब ये फोबिया सिर्फ इतने नॉर्मल लेवल पर नहीं होता, ये किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। ट्रॉमा एक्सट्रीम लेवल का भी हो सकता है, डॉग बाइट, कैट बाइट, ये तो छोटी चीजें हो गई। ट्रॉमा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी पर्सन की फैमिली में या उसने कोई ऐसा आंखों के सामने कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट देख लिया, पहाड़ों में कोई एक्सीडेंट देख लिया या कुछ भी ऐसा देख लिया, अब उस पर्सन को वहां जाने में डर लगेगा, ऐसा उसको फील होगा। तो इसकी वजह से उसको फोबिया जनरेट हो सकता है कि उसको लगेगा कि वहां जाने से ऐसा हो सकता है, ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्मॉलर लेवल से लेके बिगर लेवल तक भी किसी भी टाइप का लाइफ एक्सपीरियंस हो, वो फोबिया जनरेट कर सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन के बारे में सोचने पर उसको एंग्जाइटी फील होगी, और जब एंग्जाइटी फील होगी तो वो फियर डेवलप होगा, जिसकी वजह से फोबिया हो जाएगा। अब आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अगर हम दूसरों को किसी तरीके का फियर एक्सप्रेस करते हुए देखते हैं तो एक मन में बात बैठ जाती है, खास तौर से जब उस चीज की नॉलेज ना हो, तब ज्यादा होता है। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है और कोई आपसे ऐसा कह दे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ये आपको बताया कि मैंने एक गैस सिलेंडर की जो जो भी एजेंसी होती है, लोकेशन होती है, वहां पे जहाँ बहुत सारे सिलेंडर्स रखे रहते हैं, मैंने देखा था कि एक पर्सन ने उसके पास में जो है वो घर बना हुआ था, और जब वहां पे कोई ट्रॉमा इवेंट हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी हुई, तो वो सभी लोग उस घर के जल के खत्म हो गए। एक बात किसी ने आपको ऐसी बताई, इस तरीके की बात बताई, तो माइंड में एक फियर बैठ गया कि घर के आसपास में कोई ऐसी लोकेशन नहीं डेवलप होनी चाहिए, या फिर हम अगर ऐसी जगह पर कोई प्लॉट देख रहे हैं, कोई घर देख रहे हैं और ऐसे सिमिलर सिचुएशन में हम आ गए, तो हम नहीं करेंगे। वैसे तो ये लाइफ एक्सपीरियंस में भी आता है, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस भी कैसे होते हैं, ऑब्जर्वेशन करने से भी होते हैं। जरूरी नहीं है हर चीज खुद के साथ हो, कभी दूसरों के साथ हुए सिनेरियो को देख के भी घबराहट हो सकती है, तो वही ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर आता है। अब देखिए, किसी बच्चे ने देखा कि उसके पेरेंट जो है वो स्पाइडर को देख के बहुत ज्यादा फियर कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसने देखा कि अच्छा पापा डर जाते हैं, मम्मी डर जाती हैं, तो उसके अंदर भी फियर आ जाएगा कि ये डरने की चीज है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो स्पेसिफिकली इस चीज पर फोकस करती है कि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। यहाँ मैं बच्चे वर्ड फोकस कर रही हूँ, तो एग्जाम्पल भी यहाँ बच्चों वाला डाला गया है। वैसे एग्जाम्पल आप कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व तो हर कोई कर सकता है, ऐसा तो नहीं बड़ों को मना करा गया ऑब्जर्व करने के लिए। तो जो भी ऑब्जर्व हम करेंगे और ऑब्जर्व करने के थ्रू हम लर्निंग ऐसी कर लेंगे जिसमें कोई फियर रिलेटेड सिचुएशन होगी, तो वो भी फोबिया जनरेट कर सकती है। कोई भी कॉग्निटिव फैक्टर ऐसे हो, जैसे किसी चीज को डेंजर की तरह परसीव करना। आपने कभी वो काम किया नहीं है, लेकिन आपका माइंड ऐसा कह रहा है। अब कोई गुफा आपको दिखी, आप किसी ऐसी जगह पर गए जहां पे आपको कुछ गुफा सी दिखी, अब उस गुफा में आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर जाएंगे तो दम घुट जाएगा, मर ना जाए। होता है, बहुत सारे लोग जो कहीं टेम्पल्स में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे केव्स वगैरह देखते हैं, तो वो इसलिए नहीं जाते हैं कि कहीं हम अंदर गए तो वापस नहीं लौटे तो क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई हम डेंजर को एस्टिमेट कर लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पानी में डुबकी नहीं लगाते, उनको ये लगता है कि अगर हम डुबकी लगाएंगे और अंदर ही रह गए तो वापस नहीं लौट पाए तो ऐसे केस में हम डेंजर को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। ये हमारा माइंड कर रहा है, हम इसको जानबूझ के ही कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब डेलिबरेटली भी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऐसा फियर आ रहा है उस चीज को देख के। दोनों बातें कह दी मैंने कि जानबूझ के नहीं भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो ये टाइप का सिचुएशन है जिसे आप समझ रहे होंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा, जब हमारा एमिगडाला जो होता है, ब्रेन का पार्ट होता है, वो फियर रिस्पॉन्सेस के लिए और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब वहां पर हम कुछ भी टाइप का इशू देखते हैं तो भी वो फोबियाज को डेवलप कर देता है। ये एक ऐसा रीजन है जो थोड़ा कम है, बाकी और जो रीजन आप कॉजेज देख रहे हैं वो सब होते हैं। तो हमने क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या था, टॉपिक क्या था, एटियोलॉजी एंड सिम्टम। एटियोलॉजी में हमने कॉजेज पढ़ लिए, हम सिम्टम्स पे आते हैं। फोबिक डिसऑर्डर में हमने इतना तो समझ लिया कि रैशनल फियर होता है, इंटेंस एंग्जाइटी होती है, तो बस अब उसी के आगे बात होगी कि क्या क्या हमें फियर्स, क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, आप जितना जितना भी हम आगे बढ़ेंगे ना सिलेबस में 011 के, आप देखेंगे बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। जब आपका ये ओवर हो जाएगा उसके बाद आपके दिमाग में एक मिक्सी सी चलेगी कि अब किसका सिम्टम किस में मिक्स ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, वैसे आप नोटिस करेंगे बहुत सारी चीजों के सिम्टम सिमिलर होंगे। अब जैसे हमने कहा कि अभी हम फोबिया पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा शायद पैनिक डिसऑर्डर होना चाहिए सीरीज में। पैनिक है, पीटीएसडी है, ये सब एंग्जाइटी के टाइप है। तो जाहिर सी बात है एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ तो कॉमन होंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि जो भी आप डिसऑर्डर ले रहे हैं, जैसे आपने, मैं अभी 3 का एग्जांपल रिपीट करी हुई, तीनों टॉपिक लाइन से आने वाले एंग्जाइटी के। आपने पीटीएसडी और उसके बाद फोबिया और पैनिक तीनों को लिख लिया एक जगह पर। आपको पता है कि एंग्जाइटी के डिसऑर्डर है, तो आपने एंग्जाइटी भी लिख लिया। अब आपने कुछ कॉमन सिम्टम्स लिख लिए,
कॉमन सिम्टम्स और स्पेसिफिक सिम्टम्स, ये काम आपको करना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि जैसे सिजोफ्रेनिया, एक एग्जांपल ले रही हूँ, एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होता है वो, सिजोफ्रेनिया जो है वो एक बड़ा ही डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है आपके सिलेबस में। तो सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ही अलग है, पर उसके जब हम और डीपर में जाएंगे तो कुछ चीजें बेसिक में कॉमन जैसी दिखेंगी यहाँ से भी लेकर। तो आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिक सिम्टम और कॉमन सिम्टम के 2 कॉलम्स बना लेने हैं। कॉमन सिम्टम्स में तो सभी के लिए यूज होंगे, जब आप आंसर लिखेंगे तो अब जैसे मान लीजिए 5 कॉमन सिम्टम्स आपने निकाले और 2-2 निकाल लिए आपने स्पेसिफिक सिम्टम्स, तो अब आप जब आंसर लिखेंगे तो एटलीस्ट कॉमन वाले 5 लिखेंगे और वो 2 आप लिखेंगे। तो अब आपको सब नहीं याद करना है, सब मिक्स नहीं होगा आपके माइंड में, बहुत आसानी से आप फिल्ट्रेशन कर पाएंगे। ये एक तरीका है, इसे यूज करिएगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि इसके सिम्टम्स, अभी फोबिया के सिम्टम्स पे आते हैं कि इंटेंस फियर और एंजाइटी, आपको बहुत ज्यादा, किसी भी पर्सन को फोबिया में बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग फियर फील होता है किसी भी सिचुएशन को लेके, इतना एक्सट्रीम फियर होता है कि वो पर्सन उस सिचुएशन या चीज के पास नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता, कितना भी कुछ हो जाए वो नहीं, उससे बचने की कोशिश करेगा। इसमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आप, क्योंकि डर लगेगा तो दिल घबराएगा, जैसे किसी को हाइट का जो है फोबिया है तो हार्ट बीट बढ़ेगी, उसकी घबराहट होगी। अब हाइट क्या, कोई भी हो, पेट से है अगर फोबिया तो पेट के पास जाने में या पेट पास आ जाए तो घबराहट होगी। तो जाहिर सी बात है फिजिकल सिम्टम्स तो होंगे ही फोबिया में, है ना। क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, आइए पॉइंट आउट करते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीने छूटेंगे, स्वेटिंग होने लगेगी, कांपने लगेगा पर्सन, जो सांस है वो रुकने लगेगी और सर चकरा सकता है, एक्सट्रीम लेवल पर ही होता है, नोजिया फील होने लगता है। तो फिजिकल सिम्टम्स में इस तरीके की चीजें होती हैं। आपको और लगता है कुछ की किसी और में आपने नोटिस करें तो सिम्टम आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा सिम्टम्स हो नहीं सकते, ठीक है। अवॉइडेंस बिहेवियर, देखिए ये कोई एक सिम्टम वैसे अगर हम देखें तो नहीं होता है कहीं, लेकिन यहाँ पे कितना स्मार्टली हमने इसको बनाया है यहाँ पे कि एक टॉपिक, मतलब एक अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और बड़ी सिंपल सी बात है, जिस पर्सन को फोबिया होगा वो उस चीज को अवॉइड करेगा वहां जाने से। आप यहाँ सब में एग्जाम्पल ऐड कर करके बातें लिखिए, आपका कंटेंट और बढ़ जाएगा। जब आप देखिए क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब एग्जाम में लिखते हैं ना, उनकी स्पीड इतनी जबरदस्त होती है, मैं देखती हूँ एग्जाम में बच्चे लिख रहे हैं ऐसा रॉकेट स्पीड में लिख रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, राइटिंग टू राइटिंग भी वेरी करता है, पर जब वो लिखते हैं तो वो ज्यादा लिख पाते हैं। जैसे कोई बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 4 पेजेस में लिख रहा है, कोई 6 तक भी लिख लेता है, ये क्यों हो जाता है, और टाइम तो सभी को 2 आवर्स मिलता है पेपर में, तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उनकी लिखने की स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे आपका आंसर इंप्रेसिव लगता है। तो हम फिलहाल मैं आपको समझा रही थी, बात तो यहाँ पे कोई इतनी बड़ी है नहीं, कि जो भी फोबिया का ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन है, पर्सन उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, वो उसके आसपास नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ड्यूरेशन एंड इम्पैक्ट, ये भी बात मैटर करती है किसी भी स्पेसिफिक फोबिया को डायग्नोस करने के लिए, कि जो फियर है वो कितना लंबा रहा है, फियर जो है वो कितना लंबा रहा है। कभी हम किसी एक चीज से डर गए और हमने कहा हमें इसका फोबिया है, ये बात बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये हो गया कि जिस चीज का फोबिया है वो हमें बार बार फील होगी, कई बार फील होगी, और कम से कम वो 6 मंथ्स तक तो फील होनी ही चाहिए जिस पर्सन के अंदर हम कर रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है, जब आप कभी साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, आप लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप इन सब चीजों को तब जानते होंगे कि आपको कब उस किसी पर्सन के अंदर के सिम्टम्स को फोबिया कहना है, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट भी होना चाहिए उसकी डेली एक्टिविटीज में, जो भी फंक्शनिंग है उनमें। साथ साथ उस पर्सन को पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। अब ये एक्सट्रीम लेवल पर होता है, पैनिक अटैक्स तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, पर पैनिक को हम यहाँ पे एक सिम्टम भी देख रहे हैं, यही चलेगा सब चीजों में। आप देखेंगे कि पर्सन को पैनिक की प्रॉब्लम होगी तो फोबियाज हो सकते हैं, फोबियाज हैं तो वहां पैनिक अटैक आ सकते हैं। ये चीजें थोड़ा सा समझ समझ के आपको आगे बढ़ना है। तो पैनिक अटैक्स भी पर्सन फील करता है, सडन ऑनसेट हो सकता है। अब ये सडन तब होगा जब हम जिस चीज का हमें फोबिया है वो सडनली हमारे पास आ गई, तो क्या होगा, तब हमें सडन ऑनसेट हो सकता है एंजाइटी का। अकम्पनीड बाय सिम्टम्स सच एज चेस्ट पेन, हार्ट पल्पिटेशन, बहुत ज्यादा घबराहट हो जाना, ऐसा लगने लगना कि मर जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब होता है। तो फोबिक डिसऑर्डर में क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव फियर हमें होता है डिफरेंट चीजों का, सिचुएशन का, और ये सब हमने इसमें समझा, ठीक है। इसके लिए हम ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं, सीबीटी यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, और एक चीज और बता दूं मैं, फोबिया के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको हम कहते हैं, शायद यहाँ मैं ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ, डिलीट करके वापस लिखती हूँ, है ना, थोड़ा सा स्क्रीन मूव नहीं कर रही है। ओके, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि फोबियाज के लिए जिस चीज को हम यूज करते हैं उसको कहते हैं सिस्टमेटिक। मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में ये कहा था कि जब आएगा ये चीज तो मैं आपको बताऊंगी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन।
सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसमें क्या होता है, ये एक मेथड है स्पेसिफिकली फोबिया के लिए, भले ही हमने मेंशन नहीं किया है, आप कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ट्रीटमेंट की बात नहीं की गई इसलिए नहीं किया है, वरना ट्रीटमेंट में यही चीज टॉप पे आती है। तो ट्रीटमेंट की ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, पर मैं फिर भी बता दूं कि अच्छा, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन स्पेसिफिकली भी आता है, 6 मार्कर में पूछ लिया जाता है, 3 मार्कर में पूछ लिया जाता है, और मेरे ख्याल से इस सीरीज में होना चाहिए। आगे टॉपिक मैंने डाला हुआ डेफिनेटली, अगर बाय एनी चांस नहीं डाला है तो समझ तो लीजिए आप, बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो स्पेसिफिकली फोबियाज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में फोबिया को ट्रीट करते कैसे हैं कि जिस पर्सन को जिस भी टाइप का फोबिया है, उस फोबिया की सिचुएशन के सबसे लाइटर वर्जन पे उसको ले जाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, किसी पर्सन को हाइट का फोबिया है, हाइट पे जाने पर उसको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, तो उस पर्सन को हम पहले एक छोटी हाइट पर लेकर जाएंगे जहां तक वो बहुत नॉर्मल फील करेगा। उस पर्सन से उस चीज के बारे में बातचीत करेंगे और उसको उस सिचुएशन में होने का एहसास कराएंगे कि आप थोड़ा हाइट पर है, आप कैसा फील कर रहे हैं, कि आपको घबराहट हो रही है। उस पर्सन को वो पर्सन रिस्पॉन्स देगा। अगर वो शुरुआत की थोड़ी सी हाइट में बहुत ज्यादा घबराने लगता है, वो बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम दिखाने लगता है, तो ये चीज को हम पहले ही समझते हुए उसे उतनी हाइट पर नहीं लेकर जाएंगे। ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि हाइट के केस में क्या होता है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक कॉमन है, इतना किसी को नहीं होता है। अब जिसको बिल्कुल ही एक्सट्रीम होगा तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हम अपने प्रोसेस में भी चेंजेस करेंगे। अदरवाइज जो पर्सन है उसको हम लाइटर लेवल पर, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सबसे बेसिक लेवल पर ले जाकर हम उसका कोशिश करेंगे। धीरे धीरे इस हायरार्की में हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे और उससे पूछेंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे सिचुएशन में कि वो क्यों घबरा रहा है। इस तरीके से सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस पूरे हायरार्की के साथ होता है और फोबिया रिमूव करने के लिए। और इस पूरे प्रोसेस में भी छोटी छोटी चीजें और होती हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है। एक ओवरऑल आपने समझ लिया। आते हैं पैनिक डिसऑर्डर की तरफ। पैनिक डिसऑर्डर जो है ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है। इसमें पैनिक अटैक्स आते हैं जिनकी डिग्री बहुत लोअर लेवल से लेके बहुत एक्सट्रीम तक हो सकती है। सडन अटैक्स हो सकते हैं और कई बार ये बहुत लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो क्या क्या होता है इसमें, आइए पढ़ते हैं। पैनिक डिसऑर्डर इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है जिसमें रिकरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, विच आर सडन एपिसोड्स ऑफ इंटेंस फियर और डिस्कम्फर्ट। पर्सन को लगता है कि मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई घबराहट हो जाएगी, बहुत ज्यादा उसको डिल्यूजन्स भी फील हो सकते हैं यहाँ पर। या ये बात सच भी हो सकती है, जैसे कोई पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो एक पॉइंट पर आके गिव अप करने लगेगा, तब उसको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। जहां तक वो हैंडल कर पा रहा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां पर उसका फियर एक्सट्रीम लेवल का होता चला जाएगा, उसको लगेगा कि मैं इसका सोल्यूशन ही नहीं फाइंड आउट कर सकता, तब वो बहुत डर से घबराने लगेगा, हिम्मत छोड़ देगा। उस केस में उसको डिस्कम्फर्ट और इंटेंस फियर फील होगा। These attacks typically involve physical symptoms like a rapid heartbeat, shortness of breath। आप देखिए वो सभी फिजिकल सिम्टम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे जो फोबिया में थे उससे थोड़ा बढ़ जाएंगे, उनकी डिग्री बढ़ जाएगी, है ना। घबराहट होना, चेस्ट पेन फील होना, बॉडी में जो है फीवर आ जाना, वॉमिटिंग होने लगना, कुछ भी हो सकता है। फिजिकल सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं जब घबराहट होती है तो। और ये हमारी डेली फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। कई बार पर्सन इसमें अवॉइडेंस बिहेवियर भी फॉलो करता है, मतलब कोशिश करता है कि उन चीजों से हटे, अपना दिमाग हटाए। अब एटियोलॉजी, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर के, इनको पहले समझेंगे। काफी सारे जेनेटिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। जेनेटिक में अगेन वही बात करते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर कई बार फैमिलीज में रन करता है जहां पे पेरेंट्स के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं कि वो सिचुएशन से डर जाते हैं या घबराहट हो जाती है, पास ऑन होती है बच्चों में। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर आते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ब्रेन का स्ट्रक्चर या फंक्शन, ब्रेन में ही कोई ऐसी चीज होना। आप सिम्टम्स में काफी सिमिलैरिटी देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि एंजाइटी का जब टाइप है तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, स्पेसिफिक क्या होंगे उनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही, जैसे अभी हमने बात की थी कि एमिग्डाला होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन स्टेम है, जो भी कुछ भी पर्टिकुलर रेगुलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। अब एमिग्डाला में क्या होता है, आपको पता है कि जो फियर और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को रिएक्ट करता है, वो ऐसे सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से पर्सन पैनिक अटैक्स फील करे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिसफंक्शनिंग होने की वजह से भी हो जाता है, बॉडी सेंसेशन होना, घबराहट होना, जिसकी वजह से पैनिक अटैक ट्रिगर हो सकते हैं। अगर पर्सन के अंदर इमोशनल वल्नरेबिलिटी है तो किसी भी तरीके का बायोलॉजिकल इश्यू होने की वजह से उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर अटैक होगा, इमोशनल फंक्शनिंग पर अटैक होगा और फिर उसको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। देखिए सब समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। कोई इश्यू है तो पूछिएगा, मैं बताऊंगी। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस, हाँ, हमारे ब्रेन में डिफरेंट न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
एक बार हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी वजह से भी एंग्जाइटी क्रिएट हो सकती है। एंग्जाइटी बढ़ने पर पैनिक अटैक्स तो आएंगे ही आएंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर होते हैं, जैसे कि जो लोगों को पैनिक डिसऑर्डर होता है, they often have catastrophic thinking, meaning they interpret normal bodily sensations as sign of impending danger such as a heart attack. This misinterpretation leads to increased anxiety which can trigger a panic attack. कुछ लोग दूसरों की बातें सुनकर भी घबरा जाते हैं। उन्हें पता चला कि किसी की जो डेथ है वो इस वजह से हुई, तो उनको भी घबराहट हो सकती है। अगर ज्यादा एज के हैं तो टेंशन हो सकती है कि अरे उनके साथ ऐसा हो गया, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो इस तरीके की थिंकिंग की वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ती है, वो कॉग्निटिव लेवल पर इश्यू हो सकते हैं। Some theories suggest that panic disorder develops after an initial panic attack where individuals begin to associate certain situation or physical sensation with the onset of panic. कई बार लोग रिलेट कर लेते हैं दूसरे की प्रॉब्लम को खुद से, तब भी ऐसा हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं? बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, शुरू में भी हमने कॉजेज इस कॉज को समझा था कि कई बार हमारे रिलेशनशिप इशू, कोई इलनेस से ठीक ही नहीं हो रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, ऐसा कोई भी लॉस हो जाना जो बर्दाश्त न कर पाए इंसान, तब भी पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाना, चाइल्डहुड एडवर्सिटी, अर्ली लाइफ स्ट्रेसर्स, बच्चे ने कुछ ऐसा अब्यूजिव नेग्लेक्टिव बिहेवियर देखा है तो ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है ना, ये वजह आपने फोबिया में नहीं देखी थी, ये आपको यहाँ पर दिख रही है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉजेज में भी ध्यान देना होगा। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे पैनिक डिसऑर्डर के? पैनिक डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि पैनिक अटैक्स का अकरेंस तो होता ही है, ये तो मेजर बात है ही है, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट दैट्स इट। अब हम इसके साथ साथ और सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे? हार्ट बीट का बढ़ जाना, पैल्पिटेशंस होना, पसीने छूटना, बॉडी शेक करना, सांस रुकने लगना, या फिर बहुत ज्यादा ऐसा लगना, घबराहट की फीलिंग होना, चेस्ट पेन होना, डिस्कम्फर्ट फील करना, डिजीनेस, चक्कर आना, बेहोश होने की कोशिश आने लगना, हॉट या चिल फ्लैशेस फील होना, नोजिया, कोई अब्डोमिनल डिस्ट्रेस फील होना, चोकिंग की जैसे फीलिंग आना। ओके, उसके बाद डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक डिसऑर्डर होता है, डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, पर्सन जो है वो डिटैच फील करता है, उसको लगता है कि वो इस दुनिया में कनेक्टेड ही नहीं है, लोगों से कनेक्टेड नहीं है। कई बार खुद से डिस्कनेक्टिविटी फील होती है, कई बार लोगों से डिस्कनेक्टिविटी फील होती है। मैं आपको बता दूं, ये जो डिसऑर्डर है बड़ा ही डेंजरस होता है। ये अपने आप में एक डिसऑर्डर है जो एक लाइटर लेवल पर सिम्टम की तरह से यहाँ पे हमें नजर आता है, तो उसको स्पेसिफिकली नोट करिएगा कि पर्सन को जैसे डीरियलाइजेशन, खुद का रियलाइजेशन ना हो पाना, उससे डिटैच, डी का मतलब हो गया डिटैच हो जाना, और डीपर्सनलाइजेशन, दूसरों के साथ में भी ना हो पाना, दूसरों के साथ में भी कनेक्टिविटी ना हो पाना। तो ये एक डिटैचमेंट की फीलिंग होती है। ओके, रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने की फीलिंग होती है। अपना कंट्रोल फील करना, ये लगना कि दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, घबराहट हो जाएगी ना, ऐसा मर जाने की फीलिंग भी आ सकती है। डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन को और अच्छे से समझना चाहते हैं, क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक उठाइए। क्लास 12th की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 4 है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मैंने इस 11th पेपर को पढ़ाने से पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि उस पूरे चैप्टर को जरूर पढ़िए। एक बार उसमें आपने डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, यू आर सो वेल टू गो फॉर इट, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे MPCE 011 को कवर करने के लिए। आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी और क्या है, अब नॉर्मेलिटी के ही तो बारे में है, और वो एक चैप्टर आपकी इस पूरी बुक के ऊपर है। आप समझ लीजिए वो पूरा जो एक चैप्टर है पूरी बुक पर भारी है, मैं ये कहूंगी। उससे आपने एक बार पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, आप ऐसे समझ लीजिए। तो फिर से नोट कर लीजिए इस बात को कि क्लास 12th में कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है आप अभी इस वीडियो में बीच में देख रहे हो, मेरे कहने से एक बार जरूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम है और आप बिल्कुल लास्ट मिनट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर पढ़ने का दिल नहीं करता है और आपका मन करता है कि कोई वीडियो में पढ़ा दे, तो मैं हूं आपके लिए। ये पूरे चैप्टर के मैंने पूरे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के, है ना, तो इसे जरूर देखिएगा, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। ये एक ऐसी सीरीज है जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया है मेरे चैनल पर, तो इसको जरूर देखिएगा। अच्छा, पैनिक अटैक्स टिपिकली पीक विद इन 10 मिनट्स एंड कैन लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स। कभी कभी बहुत लंबे टाइम तक भी रहते हैं, और कई बार ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी को भी डेवलप करते हैं, एंटीसिपेटरी एंजाइटी। अब आ जाते हैं एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ PTSD। अगेन ये भी एक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, लेकिन इसका जो खास काम है उसमें जो ट्रॉमा वर्ड आता है ना, ट्रॉमा की वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको हम कहते हैं PTSD। PTSD आपने सुना जनरली होगा, अक्सर लोग यूज करते हैं
खैर मैं साइकोलॉजी की फील्ड में रहती हूँ तो मैं अक्सर काफी सारी टर्मिनोलॉजिकली ऐसे कह देती हूँ कि आपने ऐसा सुना होगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने सुना हो, क्योंकि आप थोड़ी ना हर वक्त इन सब चीजों के सराउंडेड रहते हैं, तो कोई बात नहीं। फिलहाल पीटीएसडी जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि ये किसी एक्सट्रीम लेवल के ट्रॉमा के बाद होने वाला डिसऑर्डर है। पीटीएसडी जनरली नहीं होता। ऐसे तो हम सबके जीवन में तो कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई परेशानी है, उसको हम हैंडल भी करते हैं। हमें लगता है हमारी लाइफ में जो ये सिचुएशन हुई इससे बड़ी तो किसी के साथ हो नहीं सकती। हर पर्सन की स्टोरी है, हर पर्सन के साथ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद वो सोचता है कि जितना प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ ना उतने तो किसी ने नहीं देखी होगी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वी आर सो ब्लेस्ड कि लोग ऐसा ऐसा भी लाइफ में ट्रॉमा झेलते हैं। ऐसा ऐसा ट्रॉमा सुनती हूँ लोगों का तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि इतना एक्सट्रीम लेवल का झेलते हैं, उसके बाद भी लाइफ में जीने की कोशिश करते हैं। और हम ये सब एग्जाम्पल हमारे आसपास ही होंगे, मैं कहीं दूर नहीं जाना है। तो उस ट्रॉमा की वजह से जो लोग गिव अप कर जाते हैं, जो लोग उससे निकल जाते हैं, तो वो तो बहुत इमोशनली स्टेबल होते हैं। और बड़े से बड़े ट्रॉमा के बाद पीटीएसडी के से लोग रिकवर होके भी नॉर्मल दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रॉमा हुआ और नॉर्मल हो गए। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स के क्रॉस आते हैं फिर भी लाइफ में जीते हैं, तो वो जीने वाले फेज और उस जो मरने वाली कंडीशन तक वो पहुंचता है इंसान, उसके बीच का जो गैप होता है उसमें पर्सन पीटीएसडी से सफर कर सकता है। तो क्योंकि नाम भी है ना पोस्ट ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा के बाद होने वाला स्ट्रेस डिसऑर्डर जब बन जाता है तो उसको हम पीटीएसडी कहते हैं। एक एंजाइटी डिसऑर्डर है ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट। अब ट्रॉमेटिक इवेंट जो होगा वो एक्सट्रीम लेवल का होगा। कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, कोई कॉम्बैट हो सकता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रूसिव मेमोरीज, हाइपर अराउजल, इमोशनल नमनेस एंड अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड स्टिमुलाई। ये जो पूरी लाइन लिखी है ना, इसमें आप इन सारे वर्ड्स का वेट देख रहे हैं। सारे वर्ड्स का, ये सभी जो पॉइंट्स हैं लिखे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि सिचुएशन इज नॉट दैट इजी। ओके, द एटियोलॉजी ऑफ पीटीएसडी इज मल्टीफैक्टोरियल इन्वॉल्विंग जेनेटिक, न्यूरोबायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो हम सभी चीजें पढ़ेंगे। वैसे एटियोलॉजी और ट्रीटमेंट हमने फोकस किया है इस पर टॉपिक में, तो इसको समझेंगे कि क्या क्या होता है। एटियोलॉजी में हम समझेंगे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। आप समझिए पीटीएसडी होने का मेजर कॉज क्या होगा। कोई ट्रॉमेटिक एक्सपोजर, सबसे पहले तो यही है कि कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अगर किसी पर्सन ने फेस किया है तो उसकी वजह से उसको बहुत सारे फ्लैशबैक्स फील होते हैं, वो सो नहीं पाता, वो लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी नहीं पाता, वो जिन चीजों में बहुत अच्छा होता है, स्किल्ड होता है, वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाता। तो ट्रॉमेटिक एक्सपोजर जो होता है एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अब आप देखेंगे कि जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब जब जो चीज होती ट्रॉमा के बाद में वो जेनेटिकली कैसे पास ऑन हो सकती है। तो ये मैं आपको समझा दूं कि हर सिचुएशन हर पर्सन के लिए डिफरेंट होती है। कई बार लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में से भी नॉर्मल फील करते हुए निकल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वो तो एक गैप हो जाता है उसके बाद नॉर्मल होते हैं। आप ये बताइए कि जो हमारे आर्मी में होते हैं लोग, सोल्जर्स होते हैं, ये लोग जिन चीजों को देखते हैं या जिन चीजों के क्रॉस आते हैं, क्या वो एक्सट्रीम लेवल की नहीं होती हैं? वायलेंस, मारपीट, खून खराबा इनके लिए एकदम आंखों के सामने होने वाली चीज होती है। मैं एग्जाम्पल सिर्फ आर्मी और सोल्जर्स का इसलिए दे रही हूँ मैं, क्योंकि ये चीजें पुलिस भी अपने आसपास होते हुए देखते हैं। मर्डर हो गया है तो बॉडीज को देखना, ये सब चीजें इनके लिए भी बड़ी कॉमन होती हैं। लेकिन जो आर्मी पर्सन फील करते हैं वो खुद पर बीतती है, उनकी फैमिलीज पे बीतती है, या उनके जो फेलोमेट्स होते हैं जिनके साथ वो इतने समय से रह रहे होते हैं। हम सबने मूवीज में तो ये चीज देखी है, अगर हमने करीब से नहीं भी देखी है तो सोचिए वो उस ट्रॉमा को फेस करते हैं और फिर भी उस सिचुएशन में बने रहते हैं, फाइट करते हैं। तो वो सब ट्रॉमा को फेस करते हुए कैसे कर लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग है इतना अंदर से। तो वो जो स्ट्रेंथ उन्हें मिली है वो जेनेटिकली मिली है। तो उसी तरीके से वल्नरेबिलिटी भी हमें जेनेटिकली मिलती है। कोई पर्सन जब ज्यादा वल्नरेबल होता है किसी भी सिचुएशन के टुवर्ड्स, किसी इमोशनल आउटबर्स्ट के टुवर्ड्स, तो वो चीज भी जेनेटिकली पास ऑन होती है और जिसकी वजह से ये एक रीजन बन सकती है। ये रीजन कैसे बन रहा है आप देखिए, पूरी मुझे कहानी आपको समझानी पड़ी इसके पीछे, जबकि मैं जेनेटिक में कह रही थी कि जेनेटिक तो हम जैसे समझते हुए चलेंगे, लेकिन पीटीएसडी में हम ये चीज देख पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जेनेटिक वेरिएशंस इन जीन्स रिलेटेड टू न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, ये भी इंडिविजुअल्स की वल्नरेबिलिटी को पीटीएसडी के टुवर्ड्स कर सकते हैं। ओके ना, अब समझ में आ गई होगी आपको बात। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अगेन ये आपने देखा, जो हमने अभी तक पढ़ा था वही सारे हैं, रिपीट नहीं करने का बिल्कुल दिल कर रहा है मेरा क्योंकि आगे बढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में नेगेटिव थिंकिंग होना, अवॉइडेंस वाला बिहेवियर होना, इस तरीके के बिहेवियर जो होते हैं वो कई बार पर्सन को एक रिस्की सिचुएशन में डाल देते हैं। और डिस्टॉर्टेड बिलीफ अबाउट देमसेल्व्स, अदर्स और वर्ल्ड, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन सच एज एंजाइटी और डिप्रेशन, ये भी पीटीएसडी के डेवलप होने के रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, पीटीएसडी का मेजर कॉज हम वही था जो हमने सबसे पहले पढ़ा था,
पर हमें अपने पॉइंटर्स में उन छोटी छोटी बारीक बातों के बारे में भी सोचना है जो पीटीएसडी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो हम रीजन पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एनवायरमेंटल फैक्टर की अभी बात करने वाली, सोशल फैक्टर की बात करने वाली हूँ, ये पीटीएसडी के केस में और ज्यादा वर्स्ट कर देंगे उसके सिम्टम्स को। कैसे? कोई पर्सन लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल से जूझ रहा है, वो कुछ बहुत ट्रॉमेटिक उसकी लाइफ में हुआ है, उसको सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जहां वो थोड़ा सा बेटर होके जी सके, तो उसका जो केस है वो और ज्यादा लंबा खींचेगा। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? तो इस तरीके से ये सिम्टम्स वर्क कर जाते हैं। तो ये वाला पॉइंटर भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि कितना सिवियरिटी है, कितना ड्यूरेशन है, ये सब मैटर करेगा। अब पीटीएसडी के सिम्टम्स को हम पढ़ेंगे, हमने ट्रीटमेंट को भी इंक्लूड किया है। एक बार मैं देखूं कि ट्रीटमेंट सिम्टम क्या क्या पूछा था, मैंने हेडिंग में तो शायद 2-3 ही चीजें डाली थी, अच्छा ट्रीटमेंट की बात डाली थी, पर सिम्टम्स भी ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। सिम्टम्स को भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, आपको पता है सिम्टम्स के बिना क्या ही पॉसिबल है। सिम्टम्स क्या क्या है? इंट्रूजन, अवॉइडेंस, नेगेटिव कॉग्निशन, हाइपर अराउजल। एक बहुत क्विक ब्रेक लूंगी मैं, आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ही बोल रही हूँ और एक भी पॉज नहीं आया है। पिछले 30 मिनट से मैं कॉन्टिन्यूस बोल रही हूँ और आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है, कहीं कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ है जो मुझे कुछ कट करना पड़े, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो पीटीएसडी हम पढ़ रहे थे, 30 मिनट्स हो चुके हैं, अगले 10 मिनट में जितने टॉपिक होंगे मैं कवर करूंगी, क्योंकि इन टॉपिक्स को पढ़ाते वक्त मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, मुझे खुद ही इतना अच्छा लग रहा होता है पढ़ाते हुए भी, मेरा खुद ही माइंड नहीं जाता कि कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं। हालांकि एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं और कोई भी ऐसा चीज हमने स्ट्रेच नहीं करी है, कुछ भी मैंने स्ट्रेच नहीं करा। अगर मैं अभी स्ट्रेच करके आपको पढ़ाऊं तो एक एक टॉपिक में 2-2 घंटे तक आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं तो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। क्या क्या ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे पीटीएसडी में? अच्छा, पीटीएसडी क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है, एंजाइटी रिलेटेड इशू है, तो उसमें जो हम इशू देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे? साइकोथेरेपी की हेल्प से हम यूज कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग, ट्रॉमा फोकस थेरेपी, ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रॉमा फोकस्ड थेरेपी जो होती है वो यूज होती है, लेकिन पीटीएसडी में जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने सीवियर होते हैं कि केवल थेरेपी से काम नहीं चलता, उसमें मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ जाती है। तो सीबीटी हम यूज करेंगे और इसके अंदर आने वाली डिफरेंट थेरेपीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। मेजर तो है मेडिसिन, बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं, अगर आप ये नाम ध्यान रख पाए, मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए, अगर आप नाम ध्यान रख पाए मेडिसिन के या जो हमने मेंशन किए हैं यहाँ पे, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाए तो एक पैराग्राफ में लिख दीजिएगा कि अ वैरायटी ऑफ मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द साइकियाट्रिस्ट आर गिवन टू दीज पीपल who are going through the symptoms of PTSD, and over a long period of time they may come out of this situation and can live a happy life along with the therapeutic approaches, along with the therapy which have been applied to the patient। ये जो मैंने इतना बोला है इसको भी नोट कर लेंगे तो ये भी आंसर बन जाएगा एक सिंपल तरीके से। पर मैंने मेडिकेशन इसलिए जानबूझ के यहाँ मेंशन करे हैं जिससे कि आपको भी पता रहे कि कैसे होता है चीजें। और लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ इमोशनल सपोर्ट, कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स, कुछ माइंडफुलनेस थेरेपीज, ये सब चीजें भी लाइफ का पार्ट करी जाए तो, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना मेजर काम होता है, तो हो जाते हैं। पीटीएसडी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कुछ रेजिलियंस ट्रेनिंग देके, एजुकेशन देके, प्री एक्सपोजर कैसे होगा, मतलब रेजिलियंस करने की ट्रेनिंग देके शुरुआत से ही बच्चों को ऐसा समझाया जाए, स्कूल लेवल पे बताया जाए कि आपको जल्दी गिव अप नहीं करना है, एग्जाम्पल्स दिए जाएं। जैसे मैंने आज आपको आर्मी वाला एग्जाम्पल दिया तो अपनी चीज रियलाइज की होगी कि कैसे वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी होते हैं, पता आपको भी है, लेकिन मेरे बताने से आपके माइंड में वो चीज आई, रिपीट हुई, रिकॉल हुई। उसी तरीके से एज अ टीचर अगर हम अपने बच्चों को ये चीज समझाएं, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेशन देते रहे, तो वो समझेंगे कि हमें किसी सिचुएशन में इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है, लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, राइट? तो ऐसा अगर बच्चे समझेंगे एजुकेशन के थ्रू, इन सब के थ्रू। और अगर कोई पोस्ट ट्रॉमा इंटरवेंशन है तो उसमें क्या इमीडिएटली हम कर सकते हैं? साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देंगे, डीब्रीफिंग करेंगे। वहां पर जहां पे पर्सन ऑलरेडी ट्रॉमा से सफर करके आ रहा है वहां ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसको उसे ज्ञान नहीं दिया जाएगा वहां पे कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, वहां वो काम नहीं करेगा इमीडिएट। वहां पे इमीडिएट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दिया जाएगा, मतलब ऐसी सारी चीजें उसको दी जाएंगी, इमीडिएट सपोर्ट, जिसकी हेल्प से वो अपने स्ट्रेस से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर सके। डिब्रीफिंग की जाएगी कि क्या सिचुएशन उसकी थी और क्या उसके संग ऐसा हो गया है। ऑनगोइंग सपोर्ट में चीजें चलती रहेंगी, लगातार चलेंगी, मतलब जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज होंगी वो सब चलेंगी, मेडिकेशंस चलेंगे, सोशल सपोर्ट चलेगी, इमोशनल सपोर्ट चलेगी। बहुत सारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो हैं, पब्लिक पॉलिसीज, ये सब भी यूज होते हैं जिसकी हेल्प से पर्सन जो है पीटीएसडी से बाहर निकलता है। कम्युनिटी हीलिंग, बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं, सोशल लेवल पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वर्क करते हैं इन ऐसे लोगों के टुवर्ड्स, ठीक है। सेल्फ केयर एंड लाइफ स्टाइल, पर्सन को ये समझाया जाए कि आपको खुद की केयर खुद भी करनी है, तभी भी चीजें हो सकती हैं, तो उस चीज के लिए भी मोटिवेट किया जाएगा,
ठीक है ना। तो ये काफी पीटीएसडी में काफी चीजें और मैंने ऐड कर दी हैं, क्योंकि शायद ये टॉपिक बी सेक्शन में भी काफी पूछा गया है, इसी वजह से मैंने किया होगा, क्योंकि मैंने ये जो इसकी लेंथ है ना, ये 450 वर्ड्स नहीं है, ये काफी ज्यादा है, और वो इंटेंशनली की गई है, जिससे कि अगर कहीं पर भी ये आए, कुछ और चीज भी आ जाए, तो आपको पता रहे कि आपको क्या करना है। आ जाते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की तरफ, जिसके एटियोलॉजी और ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे। एक बार मैं ये बस देखना चाहती हूँ कि ये टॉपिक कितना लंबा है, बेस्ड ऑन द टाइम, क्योंकि मैं शॉर्टकट मार नहीं सकती किसी टॉपिक में, ये मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि वीडियो की लेंथ को मैं अपनी लिमिट से बाहर लेकर जाऊं। एक वीडियो को आप पढ़ पाएंगे तो काफी लंबा, मुझे ऐसा लग रहा है काफी लंबा है। खैर बहुत ज्यादा नहीं है, चलिए। अच्छा, 2-3 ही तो चीजें होंगी जो पूछे गए हैं। ट्रीटमेंट पूछा गया है, उसके अलावा हमने कॉजेस पूछे गए हैं, 2 ही चीजें होंगी शायद, एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट। हाँ, एटियोलॉजी और ट्रीटमेंट ही है, तो कॉजेस पे बात करेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। पहले समझेंगे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होते क्या हैं। अच्छा, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर जो है, ये बता दूं मैं आपको, 35 मिनट्स का हो गया है वीडियो, मुझे बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है। अगले 5 मिनट्स में मैं टॉपिक डेफिनेटली कवर कर दूंगी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एक पुराना नाम है। एग्जामिनेशन में सोमैटोफॉर्म भी आ सकता है, सोमैटिक सिम्टम भी आ सकता है, तो आपको माइंड में ध्यान रखना होगा। ऐसे और भी जगह पे मिलेगा आपको, आपको पता चलेगा कि मेंटल रिटार्डेशन पूछा गया, लेकिन उसका नाम तो अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। पेपर में हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन पूछ लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसका नया नाम है। तो इसी तरीके से सोमैटोफॉर्म और सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एक ही होते हैं, एक ही चीज के 2 नाम है। ये पुराना नाम है, नया नाम है, अब DSM-5 में इसको सोमैटिक सिम्टम कहा जाता है। अब सोमैटिक सिम्टम को पहले समझ लें कि है क्या। सोमैटिक वर्ड जो है वो बना है, इसमें सोमैटो वर्ड आता है, जिसका स्पेसिफिक मीनिंग पता है क्या होता है? सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब होता है फिजिकल, ओके। और सोमैटिक का मतलब फिजिकल होता है, लेकिन एक चीज और बता दूं, जो हमारे ब्रेन में जो के न्यूरॉन का सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, न्यूरॉन का, उसमें जो सबसे इंटरनल उसका फिजिकल पार्ट होता है ना न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, वो होता है सोमा। वो ही उसका फिजिकल पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसी से निकल के आया है सोमैटिक, यानी फिजिकल, फिजिकल, और उसी से बना है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। लेकिन आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि ये फिजिकल सिम्टम है, क्या है, ऐसा लगेगा ना आपको कि फिजिकल सिम्टम वाला डिसऑर्डर। तो सचमुच में पर्सन को डिसऑर्डर होने की फीलिंग फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू फील होती है। इंटरेस्टिंग है ये बहुत ज्यादा। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली बात करें तो सोमैटिक सिम्टम में पर्सन को इलनेस शायद ना हो, लेकिन उसको फील होगा कि मुझे इलनेस है। एक चीज होती है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, इलनेस की एंजाइटी बनी रहती है, वो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का ही टाइप है। अगर कहीं से इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी आपको आता है कहीं पर, तो आपको पता होनी चाहिए बात। तो इसमें पर्सन को क्या फील होता है, इस पे पर्सन को थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, कि इसमें जो है वो पर्सन को ऐसा फील होता है कि उसको बहुत सारे टाइप के फिजिकल सिम्टम्स फील होते हैं। अब वो सिम्टम्स हो सकता है ना हो, तो भी फील हो सकते हैं। अब सिम्टम्स का ना होना पर साइकोलॉजिकल लेवल पे लगना कि मुझे ये है, मुझे बीमारी है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहां फील हो रहा है, यही तो है, यही तो डिसऑर्डर है। अगर उससे हो रहा है और उससे फील हो रहा है तो डिसऑर्डर थोड़ी हुआ। जो चीज है वो हो रही है, सिंपल, लेकिन जो चीज नहीं है वो फील होना डिसऑर्डर है। पर इसमें एक थोड़ा सा कैच है, कैच ये है कि ये भी हो सकता है कि वो जो सिम्टम्स हैं वो कुछ लाइटर लेवल पर हो और पर्सन उसको बहुत ज्यादा फील करे। तो क्या होता है ये और डिटेल में समझते हैं यहाँ पे। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, नाउ टर्म्ड एज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इन द DSM-5, इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स दैट कैन नॉट बी फुल्ली एक्सप्लेन्ड बाय मेडिकल कंडीशंस। जब पर्सन एक्सरे कराता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती, जब पर्सन बहुत ज्यादा डीपर में डिफरेंट टाइप के जो स्कैन्स करवाता है, प्रॉब्लम नहीं निकलती। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, लोग जब स्कैन्स में, रिपोर्ट्स में चीजें नहीं निकल के आती हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो पक्का कोई जादू टोना हो रखा है, तभी तो ना रिपोर्ट्स में कोई निकल के ऐसी चीज आ रही है, ना कुछ ऐसा हो रहा है, और प्रॉब्लम तो हो ही रही है पर्सन को। तो हो सकता है वो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर से सफर कर रहा हो, जिसको लोग सोच लेते हैं कि ये तो पक्का कुछ ना कुछ इसके ऊपर कोई वशीकरण हो गया है या कुछ ऐसी चीज हो गई है। लोगों का माइंडसेट होता है ऐसा, क्योंकि सब थोड़ी ना डिसऑर्डर जानते हैं, सब थोड़ी यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो वही बात करेंगे जितनी वो जानकारी रखते हैं। लेकिन हम तो ये बात जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो जो कॉजेज होते हैं, जो हमारे स्कैन्स होते हैं, उनमें कोई बात नहीं निकलती, लेकिन ये बात जो पर्सन है उसे बड़ा परेशान करती है कि यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही निकल कर नहीं आ रही है, फिर प्रॉब्लम है कहाँ। तो ये चीज और ज्यादा ट्रिगर करती है और माइंड को और ज्यादा डिस्टर्ब करती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया बात लिखी है जिस पे आपको फोकस करना है। दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फोकस ऑन फिजिकल सेंसेशन, जिसकी वजह से एंजाइटी और फिजिकल इंपेयरमेंट फील होता है। ये जो डिसऑर्डर है अपने आप में इंटरेस्टिंग ही बहुत है, आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा।
ऐसा ऑलमोस्ट हर डिसऑर्डर में कह देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद बहुत मजा आता है। खैर, सोमेटोफॉर्म या सोमेटिक सिम्टम की एटियोलॉजी यानी कॉजेस की बात करते हैं। क्यों होता है? अच्छा, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जानना कि आखिर होता क्यों है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती होगी। ये तो आपका भी दिल करेगा, अगर कोई भी पर्सन इसे पढ़ेगा उसका जानने का जरूर मन करेगा। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि जो लोग उनके अंदर कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग हो सकती है, जैसे भी हमने भी पढ़ा कि उनको लगे कि जो नॉर्मल बॉडी सेंसेशंस हो रहे हैं वो किसी सीवियर इलनेस की वजह से है। कोई भी बॉडी सिम्टम हुआ, गूगल करना शुरू कर दिया, फिर उस पता चला यहाँ से वहां से वहां, एक्सट्रीम लेवल तक चलते चले गए। ये सब हम भी लोग भी करते हैं नॉर्मली कभी कभी, लेकिन वो फिर आपको पता ही है कि हम अबनॉर्मैलिटी या डिसऑर्डर कब कहते हैं, जब वो एक लेवल को पार कर जाए या एक लंबी ड्यूरेशन तक चलती रहे चीज, पर्सन के लिए नॉर्मल हो जाए। अब इसकी वजह से एंग्जाइटी होने लगती है और फिजिकल सिम्टम्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। डिसऑर्डर फिजिकल नहीं, फिजिकल सिम्टम उसको लगता है कि मेरा उसका फोकस उस पर बढ़ता जाता है और वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन भी फील होता है। इमोशनल रेगुलेशन की वजह से पर्सन जो है वो कई बार अपने इमोशनल डिस्ट्रेस को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी फील करता है। फिजिकल सिम्टम्स जो होंगे वो तो वो फील कर ही रहा है, उसके साथ साथ उसके इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं जो उसको ये चीज फील कराते हैं। आपने देखा होगा जब मूड स्विंग्स होते हैं या मूड बहुत ज्यादा खराब होता है तो फील होता है कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, सबके साथ होता है ऐसा। तो वही चीज है। साइकोडायनेमिक थ्योरीज भी ये चीज कहती हैं कि कुछ साइको एनालिटिकल थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि ये वाला जो डिसऑर्डर है, दिस माइट बी अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिप्रेस्ड इमोशन। हमारे अंदर जितनी चीजें छुपी होती हैं, तो पढ़ चुके हैं ना, मैंने पढ़ाया आपको साइको एनालिटिकल थ्योरी। जो भी हमारे अंदर डीप रूटेड है, कई बार वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील, हम एबनॉर्मल फील करते हैं, और वो एक कॉज हो सकता है। ये कॉज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर नोट करिएगा अपने पास, जिससे कि आप जब कॉजेज लिखें तो आप बता सकें, टीचर को भी मजा आ जाए आपके बात को समझने में। बायोलॉजिकल फैक्टर जेनेटिकली पास ऑन होता है, हिस्ट्री है अगर इस तरीके की तो होगा, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर में आपको पता है, अच्छा यहाँ पे हमारा केसेस बदलेंगे, जैसे अभी तक हम एमिगडाला पे फोकस कर रहे थे एंजाइटी के केसेस में, यहाँ पे क्या है, इमोशनल प्रोसेसिंग और पेन परसेप्शन के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर उनमें वो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उस वाले पार्ट पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैंने ये एग्जैक्ट यही बात पिछले वीडियो में रिपीट की थी। इमोशनल और सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं। कोई चाइल्डहुड एडवर्सिटी हो, बच्चे ने कोई ट्रॉमा, नेग्लेक्ट, अब्यूज फील किया हो, तो वो इस तरीके की चीजें को फील कर सकता है। कोई ऐसे चीजों को, अपने बच्चे ने किसी फैमिली मेंबर को ऐसा कुछ करते हुए देखा है, उसको लगता है कि हाँ, हमारे दादी, हमारी नानी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स में उसने ऐसी चीजें नोटिस करी है, तो भी वो फील सिमिलर बिहेवियर कर सकता है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं। फिजिकल इलनेस में बी मोर सोशली एक्सेप्टेड देन इमोशनल इलनेस। तो कई बार हम अपनी साइकोलॉजिकल इलनेस को ना दिखाकर उसको फिजिकल इलनेस का नाम दे देते हैं, तो ऐसा भी होता है। जैसे आपका मन बहुत परेशान है, आपके अपने किसी पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वर्क प्लेस पे आप ये थोड़ी बताएंगे, कहेंगे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, नॉर्मली यही करता है इंसान। तो ये तो मैंने बहुत बेसिक लेवल पे आपको बताया, पर ये चीज बढ़ जाती है जब ये डिसऑर्डर की फॉर्म ले लेती है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं यहाँ पे, पर्सन को बहुत तरीके के पेन फील होंगे, वो होंगे या नहीं होंगे, पर उसको फील बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होने लगेंगे। कुछ गैसेस रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी हो सकते हैं, वीकनेस फील करेगा, नमनेस फील करेगा। और इसकी वजह से वो कई बार जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनके चक्कर लगाएगा। ये भी सिम्टम्स नहीं आएगा कि वो बार बार जो है वो अपने टेस्ट कराने जा रहा है, पैथोलॉजी में जा रहा है, बार बार डॉक्टर से मिल रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ तो चीज है जो मुझे फिजिकल ही प्रॉब्लम है। वो स्ट्रांगली मान लेता है मन में कि प्रॉब्लम तो फिजिकल ही है, और वो पता ही लगा के रहूंगा वाले मोड पे आ जाता है, और उसको पता कुछ नहीं चल पाता क्योंकि प्रॉब्लम फिजिकल होती नहीं है। अब जब तक समझ में आएगा कि मुझे कैसे क्या करना है, तब पर्सन कहीं जाके किसी थेरेपिस्ट से मिलता है, और ऐसा होता नहीं है, पर्सन थेरेपिस्ट से मिलता ही नहीं है, वो उन्हीं चीजों में या तो धीरे धीरे और ज्यादा फंसता चला जाता है, इमोशनल डिस्ट्रेस फील करता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सीबीटी काफी पावरफुल है। सीबीटी तो वैसे भी आप इस पर अलग से पढ़ेंगे, जब इंटरवेंशन में पढ़ेंगे कि क्या क्या हम यूज करते हैं, तो सीबीटी काफी पावरफुल है, जो एक टूल की तरह यूज होती है। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, लेकिन आप एक बात समझिए, ये पर्सन पहले ये तो समझ पाए कि उसको ये वाला डिसऑर्डर है, तब तो वो खुद ऐसा कुछ कर पाएगा। पर अगर आपने एज अ साइकोलॉजिस्ट, जब आप फ्यूचर में साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, आपने एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर किसी को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप उसको ये सजेस्ट करेंगे, वो पर्सन खुद से नहीं करने वाला है। उसको क्या मालूम है कि ये कोई डिसऑर्डर भी होता है। आपको लग रहा है नॉर्मल चलता फिरता कोई भी पर्सन कहेगा कि मुझे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हो रखा है, कोई नहीं कहेगा, है ना, उसे पता ही नहीं चल पाएगा ये तो डिसऑर्डर भी ऐसा है। क्या क्या हम मेडिकेशंस दे सकते हैं यहाँ पे, मतलब हम वर्ड जब मैं यूज कर रही हूँ तो आप समझ लीजिए मैं साइकोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ, मैं या आप नहीं ऐसा करेंगे, कोई भी पर्सन नॉर्मली नहीं करेगा।
कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं। और हाँ, अपनी बात को थोड़ा और करेक्ट कर दूं, साइकोलॉजिस्ट कहाँ मेडिसिन देते हैं, साइकेट्रिस्ट देते हैं। तो ये केस जो है जब साइकेट्रिस्ट को रेफर होता है तब मेडिकेशंस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं देते हैं, आपको पता है। और इस तरीके के काफी सारे मेडिसिन हो सकते हैं। एजुकेशन और सपोर्ट होगी, एजुकेशन देना इन चीजों के बारे में। अब जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको पता चल रहा है ऐसा होता है, तो आप फ्यूचर में अगर आपके संग कभी ऐसा ना हो, या आसपास हो, मैं आपका एग्जाम्पल नहीं ले रही, आपके साथ में किसी को भी ऐसा फील होगा तो एटलीस्ट आप जानते होंगे, तो लोगों को अवेयर करेंगे, है ना। पर वो भी तभी कर पाएंगे जब वो पर्सन आपको सिम्टम बताएगा। ये बड़ा कैच है इस कहानी में। तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है सचमुच में। बाकी चीजें तो नजर भी आ जाती है, पर इसका तो पेशेंट ही नहीं, कोई नहीं बता मिलता है। वो खुद से नहीं कहेगा कि मतलब आपको कोई कहेगा कि मेरे पेट में दर्द है, तो आप यही तो मानेंगे कि आप उसके पेट में दर्द है। आप कैसे मान लेंगे कि उसके पेट में दर्द नहीं है पर उसको ऐसा फील हो रहा है कि पेट में दर्द है? आप भी तो ऐसा नहीं सोच सकते ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसको समझने के लिए जो है हमारे जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वही इस पे वर्क कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने अच्छे से कवर कर लिया है, थोड़ा सा 1 मिनट का कुछ ऊपर गया होगा टाइम, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमने अच्छे से टॉपिक्स को समझ लिया है। आपको एक्सप्लेन करने की मेरी तरफ से बेस्ट कोशिश रही है। फिर भी कोई डाउट हो सकता है, आपको डेफिनेटली होना भी चाहिए। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट में ड्रॉप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी आगे के टॉपिक्स के साथ में। और पढ़ते रहिए, कैसा लग रहा है कंटेंट जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।